मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परफेक्शन आईएएस। सो आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा रहती है न्यूज़पेपर्स में भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरह देखा जाए, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ क्यों इंपॉर्टेंट है हम आगे चर्चा करेंगे। और अभी तक अपन ने क्या क्या टॉपिक कर लिए हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। हम स्टार्ट किए थे G20 से, ग्लोबल साउथ, फिर उसके बाद हमने किया एससीओ, फिर किया ऑकस, फिर किया क्वाड, फिर हम लोगों ने क्या किया बिम्स्टेक। मतलब सीक्वेंस वाइज हो सकता है ये गलत हो, लेकिन ये टॉपिक अभी तक अपनी क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं। G20, एससीओ, ऑकस, क्वाड, बिम्स्टेक, फिर उसके बाद में यूएनएफसीसी, ठीक है, COP27, फिर I2U2 और अब WTO। ठीक है, तो लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हो गए हैं। इसके अलावा अपन आगे जो है WTO के बाद हम IMF भी देख लेंगे। आपको अगर लगता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक जो है आपको चाहिए। इसके बाद हम ब्रिक्स भी देख सकते हैं, और या जो आपकी डिमांड होगी वो टॉपिक हम फिर क्लास में देखेंगे। ठीक है, WTO की शुरुआत करते हैं। देखिए, WTO की ज़रूरत क्यों पड़ी जब ऑलरेडी एक गैट नामक संस्थान थी। गैट कब बनी थी? 1947 में। दुनिया के सारे कंट्रीज जो थे वो आपस में बैठे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया तो उन्होंने देखा कि अब इस तरह का कोई एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि दुनिया में जब हमारी कंट्री, कोई भी XYZ कंट्री, सपोज A कंट्री, B कंट्री, C कंट्री, D कंट्री, ये एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करेंगे तो कोई बैरियर ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, कैसे ये जो ट्रेड है वो स्मूथ हो सके, इसके ऊपर इन्होंने इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फिर उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी 90s के अंदर आने के बाद में कि इन्होंने जो है मार्केस एग्रीमेंट, जो कि 1994 में हुआ था, उरुगे राउंड टेबल्स के बाद में मार्केस एग्रीमेंट हुआ, और मार्केस एग्रीमेंट के बाद में WTO का फॉर्मेशन हुआ। मार्केस एग्रीमेंट में कौन सी ऐसी चीजें छूट गई थी कि उसके बाद में WTO के गठन की जरूरत पड़ी। WTO के फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1995। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स कि WTO का गठन कब हुआ? 1995 में, बाय रिप्लेसिंग गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ अंडर द मार्केस एग्रीमेंट। It is the only global international organization dealing with the international trade between the nation। ये एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है इंटरनेशनल ट्रेड्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है, और WTO में प्रेजेंट में 164 मेंबर्स हैं, 164 मेंबर्स हैं। देखो, बेसिकली अगर मैं एक लाइन में बात कहूँ, आपको कोई ये कहे कि साहब गैट के और WTO के बीच में डिफरेंस क्या है या जरूरत क्या पड़ी, तो एक लाइन का आंसर इसका ये होगा कि गैट के अंदर जब ट्रेड्स एंड बैरियर्स की बात होती थी कि कैसे आपस में ट्रेड करें, लेकिन वहां कोई डिस्प्यूट अगर कोई हो जाए तो कोई सेटलमेंट बॉडी नहीं थी कि जो कि डिस्प्यूट को सेटल करवा पाए, या मल्टीलेटरल वे में कोई अगर चीज़ें ट्रेड हो रही है तो उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर किसी को कोई देश ने कोई सपोज की कोई ऐसी चीज़ बनाए फिर उसके ऊपर वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनवाए, तो उस तरह का कोई अरेंजमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था गैट में। और WTO में क्या एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। ये एक लाइन आंसर इसका होगा अगर कोई इंटरव्यू स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछे। बाकी इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी करंटली डायरेक्टर जनरल WTO के हैं रोबर्टो एज़ेवेडो। कौन है? रोबर्टो एज़ेवेडो। अब WTO के अंदर डिफरेंट बॉडीज हैं। गुड्स की एक बॉडी है, सर्विस को रिलेटेड चीज़ें एक चीज़ देखती है, IPR से रिलेटेड इश्यूज को ट्रिप्स देखती है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जिसको DSB बोलते हैं, पॉलिसी रिव्यू, प्लूलेटरल जैसे सिविल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई होगी, गवर्नमेंट कोई प्रोक्यूर कर रही है कोई सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, बोवाइन मीट हो गया,
तो एक देखो ये इस एक संस्थान के अंदर ही इतनी जो है सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जबकि गेट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, इस तरह का कोई प्रोविजंस नहीं था। गेट में क्या था? एग्रीमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टेक्सटाइल, एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग का मतलब है कि जैसे एग्जांपल एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी होती हैं। जैसे मान लो चाइना में जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही सस्ते दाम पे होती है, तो चाइना क्या करेगा, अपने यहाँ से ज़्यादा, मतलब सपोज करो चाइना के अंदर कोई एक चीज़ है जो कि 10 रुपये में मिल रही है और वो इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर बना ले उसको, और इंडिया के अंदर जो है वो उसको सिर्फ 8 रुपये के अंदर ही बेच रहे हो, तो इसको कहते हैं एंटी डंपिंग या डंपिंग कर देना। फिर एंटी डंपिंग क्या होती है? इसको रोकने के लिए इसको कहते हैं एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाता है। जब हमें समझ में आ जाए कि भाई सामने वाला जो है हमारे मार्केट को फ़ायदा उठा रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया था एक रिकैप में एशियान वाला इसमें ऐड कर दो। एक एशियान भी मैं करवा चुका हूं क्लास में, तो एशियान में मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने क्यों रिकैप से अपने आप को बाहर कर लिया, क्योंकि रिकैप में अगर इंडिया ज्वाइन हो जाता तो चाइना जितना भी अपना सामान होता वो इंडिया में डंप करता, और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए या इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक वो चीज़ हो जाती। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें इसमें सब्सिडीज अलाउड हैं? ठीक है, 3 टाइप की होती हैं। ग्रीन जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, ब्लू में कोई एक्शन नहीं होता, एम्बर बॉक्स होता है टू रिड्यूस और टू डिटरमाइन, ये थी। फिर सब्सिडीज नॉन एग्रो में, जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनमें ग्रीन नो एक्शन, एम्बर बॉक्स में अगर कोई चीज़ आ जाएगी वो एक्शनेबल है, रेड में दैट इज कंप्लीटली बैन, ये इसको आप अलाउड ही नहीं है। फिर उसके बाद गेट्स की फुल फॉर्म दोबारा देख लीजिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पॉलिसी रिव्यू पीरियोडिक बाय डब्ल्यूटीओ मेंबर नेशन। पीरियोडिक रिव्यू करते हैं कि भाई किसी देश में कोई इस तरह का सामान तो नहीं है जो बैन करा हुआ हो, मतलब सपोज मतलब मान लो चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स हमने बैन कर दिए हो इंडिया ने, तो ये देखेगा कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट्स बैन किए और क्यों बैन किए। या मान लो इंडिया का कोई प्रोडक्ट बैन हो जाए यूएस के अंदर, तो ये बॉडी है वो ये चेक करेगी ये प्रोडक्ट बैन क्यों किया है, कहीं जानबूझ के तो बैन नहीं किया है, तो फिर अगर इसने बैन कर दिया तो ये भी बैन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मामले होंगे वो ये पूरी दुनिया में ट्रेड और सर्विसेज से रिलेटेड वो ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है, डब्ल्यूटीओ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये बनी कब थी? 1995 में। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं? 164 मेंबर है। ये बेसिक चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये शायद आपको इसमें डिटेल में भी दिख नहीं रहा होगा, हम इसको अलग से उसमें कमेंट सेक्शन में इस डायग्राम को पोस्ट कर देंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। आपको इस डायग्राम से ही पूरा जो है ये बाकी चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि इसमें कौन कौन डब्ल्यूटीओ के क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से इसके एग्रीमेंट हैं, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिंग सिस्टम के, मेंबर्स और ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स ये निकालते हैं, डब्ल्यूटीओ का इंडिया को लेके क्या प्रोस्पेक्ट है, और बाकी इंट्रोडक्शन, कैसे उरुग्वे राउंड्स के बाद में डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड्स जो गुड्स एंड सर्विसेज की होती है उसको चेक करने के लिए डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, जैसे 90s के दशक में इंडिया ने साइन कर लिया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आगे कैसे और दुनिया में जो है लिबरलाइजेशन बढ़े, प्राइवेटाइजेशन बढ़े, उसके लिए भी ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है इसका। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप आंसर में लिखना। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट। देखो गेट्स जो थी उसके अंदर कोई सेटलमेंट बॉडी ऐसी नहीं थी जो कि जहां अगर डिस्प्यूट हो जाए तो सेटल हो जाए, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर ये प्रॉपर एक प्रोविजन है कि अगर कुछ होता है तो वो जो है वो आप अपने डिस्प्यूट्स को जो है वो आप सेटल कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास तो ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी बहुत हायर लेवल पे होती है, तो इनका ये भी काम है कि कैसे डेवलपिंग नेशन को असिस्टेंस
प्रोवाइड करें। लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर, लो इनकम कंट्रीज हैं, इन द ट्रांजिशन टू एडजस्ट WTO रूल्स। मतलब आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि बेचारे आप जो अमीर कंट्री को और गरीब कंट्री को एक ही पैरामीटर पे रखो। जैसे टैक्स होता है ना, एक इस तरह का, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है, 3-4 टाइप के टैक्स होते हैं ना, तो एक इस तरह का भी टैक्स होता है ना, अमीर आदमी पे भी उतना ही लगेगा और गरीब आदमी पे भी उतना लगेगा। तो वो नुकसानदायक किसके लिए? गरीब आदमी के लिए। सपोज करो एक आदमी है जो 100 रुपये कमा रहा है, उसके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया। एक आदमी है जो 10 रुपये कमा रहा है, या मान लो एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है और एक आदमी 1000 रुपए कमा रहा है, तो उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स लगा दिया। तो इस आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी इनकम इतनी हाई है, बट ये जो गरीब आदमी है इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर इस तरह के कोई रूल्स वगैरह बन गए तो कैसे डेवलपिंग नेशंस को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, लो इनकम कंट्रीज को साथ में लेके हम चल सके, कोऑपरेट इनको हम कर सके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये भी इस एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंडा है। टू कोऑपरेट विद अदर मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन्वॉल्व इन द ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। मतलब ये जो और बाकी ग्लोबल इकोनॉमिक को जो मैनेज करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, पूरी दुनिया में कहीं लोन वोन देना हो, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये इसमें भी लोन वोन लेते हैं। जितना आपका ट्रेंच में पोजीशन होता है, जितना आपका इसमें रिजर्व होता है, उस हिसाब से उस कंट्री के SDR के वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको जो है लोन प्रोवाइड होता है। तो ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमी को मैनेजमेंट करती है, इसके साथ कैसे मिलकर चीज़ों को सॉल्व किया जाए। फिर प्रिंसिपल क्या है? WTO का मेन प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। भैया किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ट्रेड से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया के साथ किसी पर्टिकुलर चीज़ में डिस्क्रिमिनेट कर दो, US के साथ डिस्क्रिमिनेट कर दो, UAE के साथ कर दो, फ्रांस के साथ कर दो। सबको एक प्लेटफॉर्म पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों में। मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? प्रिंसिपल कि भाई किसी कंट्री को ज़्यादा फेवर नहीं देना है, किसी को कम फेवर नहीं देना है। फिर उसके बाद में आगे निकल के आएगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन अगर होंगे भी तो उसका क्या एजेंडा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं नेशनल ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट टू ऑल प्रोडक्ट आइदर लोकल और फॉरेन, फेयर इक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन टू लोकल एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसे अगर मान लो हमारे मॉल में, दिल्ली के किसी मॉल में या लखनऊ के किसी मॉल में या जयपुर के किसी मॉल में अगर कोई सामान बिक रहा है, तो आप सरकार इस तरह की कोई नीति नहीं बना सकती कि भैया आप जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मत खरीदो, या इसको मतलब हमारे लोकल प्रोडक्ट को ही खरीदो, इनको बैन कर दो, या इस पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, एक लेवल से ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो ये होगा क्या? ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस तरह की चीज़ों को भी चेक करते हैं कि हर प्रोडक्ट को इक्वल चांस मिलेगा बिकने का, ठीक है। तो ये भी इनका एक मेन एजेंडा रहता है। रेसिप्रोसिटी, लोअरिंग ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, आप इंपोर्ट को ड्यूटीज को लो एंड अदर ट्रेड बैरियर्स इन रिटर्न टू द सिमिलर कंसेशन फ्रॉम अदर कंट्री। मतलब अगर मान लो किसी एग्जाम्पल के तौर पे रेसिप्रोसिटी का बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे US ने हमारी पतंजलि को बैन कर दिया था एक बार US के अंदर, तो हमने क्या किया, नेस्ले के अंदर कमियां निकाल दी और ये कहा कि जो मैगी है ये ख़राब है, तो नेस्ले के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ बैन हो गए, खास करके मैगी। तो हुआ क्या, नेस्ले का ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि नेस्ले का इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है जितना पतंजलि का नहीं है। तो उन्होंने तुरंत क्या बोला कि पतंजलि इज़ अ गुड प्रोडक्ट, तो फिर हमने भी कह दिया हाँ नहीं मैगी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह के चेक एंड बैलेंस भी देखती है ये ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू द बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट टू मेक बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल। मतलब कुछ सेट एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके, ताकि पूरी दुनिया में जो बिजनेस है वो स्मूथली और स्टेबल रहे। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, WTO मेंबर नीड टू पब्लिश देयर ट्रेड रेगुलेशंस। जितने भी WTO मेंबर्स हैं उनको अपनी ट्रेड जो कितना ट्रेड हुआ है, क्या हुआ है, या क्या उनकी रेगुलेशंस हैं, क्या उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उनको टाइम टू टाइम पे नोटिफाई और पब्लिश करना पड़ेगा। और WTO जिस हिसाब से चेंज कर रहे हैं वो उनको अपने आप में रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आपको WTO के हिसाब से चलना होगा और अपना जो भी पॉलिसीज़ हैं वो आपको WTO को बतानी होगी कि भैया हमारी वर्ल्ड ट्रेड के साथ ये पॉलिसीज़ हैं, इस कंट्री पे इतना टैक्स हम लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना होगा। किसी भी चीज़ के अंदर आप जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते। फिर इंकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऑल एफर्ट आर मेड बाय WTO सिस्टम टू कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक
बेसिकली इसका मतलब है इंकरेज करना है डेवलपमेंट को और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। मतलब कहीं कोई रिफॉर्म हो रहा है तो उसको डिस्करेज नहीं करना है। जैसे एलपीजी एक रिफॉर्म आया तो सबने जिसने एलपीजी का फायदा उठाया, आज वो देश बहुत ही इकोनॉमी के मामले में अच्छी पोजीशन पे। आप देखो इंडिया की 90s के आसपास क्या हालत हो गई थी। जैसे एलपीजी नया रिफॉर्म आया, यूएस ने कहा, आईएमएफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भैया आप एलपीजी रिफॉर्म कर लो, हम आपको पैसा दे देंगे। जैसे ही हमने रिफॉर्म किया, आप देखो कैसे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, कैसे इंडिया की ट्रेड वैल्यू बढ़ी, कैसे इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्रो किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब देखता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन इज अ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेड पार्टनर टू इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज विद अदर ट्रेड पार्टनर्स। मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन एक ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू ट्रेड पार्टनर टू इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। मतलब दो कंट्रीज के बीच में आपस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए मोस्ट फेवर्ड। तो इसमें आपको होमवर्क ये है आपका कि आपको ये बताना है कि इंडिया ने कौन कौन से कंट्रीज को मोस्ट फेवर्ड नेशंस दे रखा है, और क्या यूएस की लिस्ट में इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन है कि नहीं है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है या रिसर्च करके बताना है अगर आपको नहीं पता हो तो। फिर द इंपॉर्टेंस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन इज शोन इन द फैक्ट दैट इट इज द फर्स्ट क्लॉज इन द गेट्स that under WTO rules a member country cannot discriminate between its trade partners. If a special status is granted to a trade partner, it must extend it to all members of the WTO. अगर कोई कंट्री किसी एक कंट्री को स्पेशल स्टेटस दे देता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी कंट्री को देगा, उसको WTO के जितने मेंबर्स हैं उसको फिर देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर भी कुछ क्लॉज हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद देखते हैं इंडियाज़ रोल। इंडिया का क्या रोल है WTO के अंदर। As the US loses interest in the multilateralism, देखो US ने अभी पहले क्या था, यूनिलैटरल वर्ल्ड था। US है भैया बदलता रहता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और दूसरा अगर कोई बदले तो फिर उनके यहाँ इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाते हैं। बट इंडिया ने बहुत बखूबी ये चीज़ देख ली है कि अब हम जो है हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होगा, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। जैसे मैं आपको बहुत पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ, आज भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। आज भारत जो है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करता है। इंडिया रशिया के साथ भी रिलेशन रखेगा, यूएस के साथ भी रखेगा, यूएई के साथ भी रखेगा, सऊदी के साथ भी रखेगा, ठीक है, फिर चाइना के साथ भी रखेगा और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी रखेगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम अपना पाँव फैलाएंगे, ठीक है। इंडियाज़ रोल। अब इंडिया का क्या रोल है। एज द यूएस लूजेज इन इंटरेस्ट इन मल्टीलैटरलिज्म इन ट्रेड, इंडिया शुड एक्टिवली ट्राई टू अरेस्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्लाइड। मतलब जैसे यूएस अभी आजकल पहले यूनिलैटरल से बाईलैटरल, फिर बाईलैटरल से वर्ल्ड मल्टीलैटरल हुआ, अब यूएस जो है मल्टीलैटरल की तरफ खींचा, अपना फ़ायदा पहले देखता है। तो इंडिया इस गैप को अभी जो है वो अपने आप की तरफ ले सकता है और फिर दुनिया में अपने आप की एक अच्छी पोजीशन स्थापित कर सकता है कि देखो भैया हम जो है मल्टीलैटरलिज्म को जो है रिस्पेक्ट करते हैं और हम जितने भी ये चीज़ें हो रही है वो मल्टीलैटरलिज्म के हिसाब से करते हैं। तो उससे क्या होगा, वर्ल्ड एरिना में इंडिया का स्टेक बढ़ेगा और इंडिया के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। फिर इंडिया शुड मोर एक्टिवली इंगेज्ड इन टू मेक WTO मोर इक्विटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इस तरह से काम कर सकता है कि WTO को एक इक्विटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहाँ किसी कंट्री के साथ भेदभाव ना हो, जहाँ किसी कंट्री को डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो, लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी हो, लो इनकम कंट्रीज़ के लिए भी उतनी जो है वो जगह हो, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये बोल के कि भैया आप डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारा सब इक्विटेबल कैसे मामला रहे उसमें इंडिया अपना रोल अदा कर सकता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन प्रोसीडिंग ऑल मेंबर WTO रिटर्न टू टेबल नेगोशिएबल ऑन इशू ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल टैरिफ एंड सर्विस। मतलब सबको जो है वो कैसे टेबल के ऊपर लेके आए ताकि ये जो डिस्प्यूटेड इश्यूज रहते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रियल टैरिफ से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो, इनको हम डील कर सकें। और आपको ये बताना है कि इंडिया सबसे ज़्यादा इंडिया का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, इंडिया का टर्शियरी सेक्टर में कितना परसेंटेज है रोल इकोनॉमी में, ठीक है।
50% है कि नहीं है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग का कितना, और प्राइमरी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें कितना है। ठीक है, ये आप मेरे को बताओ कि इंडिया सर्विस सेक्टर में दुनिया में कौन से नंबर पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियाज पोजीशन मच हैव इन कॉमन टाइज विद अफ्रीकन नेशन सेड वी हैव टू बिल्ड ब्रिज विद अफ्रीका। अफ्रीका बहुत बड़ा मार्केट है भैया, तो इसलिए अफ्रीका के साथ भी आपको अच्छे रिलेशन रखने, एक ब्रिज कनेक्ट करना है WTO प्लेटफॉर्म के तहत। फिर उसके बाद इंडिया इज नीडेड टू क्विकली फॉर्ज अ लार्ज अलायंस टू काउंटर द मूव्स अगेंस्ट द इंडियाज इंटरेस्ट। हमें इस तरह की अलायंसेस भी बनानी पड़ेंगी अगर कोई इंडिया के इंटरेस्ट को काउंटर करना है, तो कैसे सामने वाले को हम काउंटर करें, तो इस तरह का अलायंस भी हमको बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद भैया हम देखेंगे इंडियाज जर्नी टूवर्ड्स अचीविंग 5 ट्रिलियन। अभी तो मोदी जी ने बोल दिया है कि भैया हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। अब 5 ट्रिलियन की बनोगे तो फिर वर्ल्ड के 3rd पे आ जाओगे भाई। अगर $5 ट्रिलियन इंडिया की बनती है, अभी कितना है, अभी 2.80 के आसपास है लगभग, रफली 3 मान लो, तो 3 से 2 और इंक्रीज करना है। $5 ट्रिलियन कैसे बनेगी, WTO में कोई अड़ंगा तो नहीं डाल देगा, कोई इस तरह का कुछ तो नहीं कर देगा कि जिसमें इंडिया का ट्रेड जो स्टेटमेंट है वो खराब हो जाए, या कहीं कोई इस तरह का बैरियर लगा दे जिससे इंडिया में FDI रुक जाए। तो ये सारी चीज़ें भी जो सपना साकार करना है, ग्लोबल ट्रेड के अंदर हमारा कितना रोल होगा, ठीक है, ये जितने भी डिस्कशंस हैं ये हम WTO के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्पल ये जितनी भी हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं ये आपको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो आंसर भी लिखना है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर पूछेगा उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंडिया का क्या इफेक्ट है, इंडिया का क्या इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज़ है, क्या इंडिया के लिए नेगेटिव चीज़ है, वही जब पैरामीटर्स आपको डिस्कस करने हैं और एग्जामिनर भी आपसे वही पूछेगा। तो अब हम बात करते हैं डिस्प्यूट पैनल अगेंस्ट इंडिया, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में कौन कौन से डिस्प्यूट पैनल बने हुए हैं। आपको याद होगा अभी इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स को इन लोगों ने एम्बर बॉक्स में डाल दिया था कि इंडिया ये जो सब्सिडी दे रहा है ना, हम 23 क्रॉप्स के ऊपर MSP देते हैं, तो बहुत सारे देशों ने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि ये गलत कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने किस तरह से उसको सपोर्ट किया कि भैया ये हमारा पॉलिसी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो इंडिया करता है 23 क्रॉप्स को MSP देता है, तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या इसको मामला उठा लिया कि भाई ये तो एक तरह से आप जो है, क्योंकि पहला ही पॉइंट ये था कि आप किसी के प्रोडक्ट को डिस्करेज नहीं करोगे और आप अपने प्रोडक्ट को जो है इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं दोगे, इस तरह की कोई सब्सिडी नहीं दोगे जिससे कि दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च करने में दिक्कत हो। तो ये इस तरह के बहुत सारे मामले हैं, वो उनमें से हम देखेंगे एक एक करके। रिसेंटली डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ द WTO हैज सेट अप 2 डिस्प्यूट पैनल्स targeting import duties imposed by India on a number of information communication technology products including the mobile phones। हमने बहुत सारे जो है इस तरह के, जैसे आपको याद होगा ये चाइना वाले लेके चले गए थे कोरोना टाइम में, हमने इनके ये बैन कर दिए थे ना। ये लोग पहले इंस्टाग्राम टाइप्स को क्या बनाते थे, वो एक ऐप होता था जिस पे रील्स बनती थी, टिकटॉक जैसे इस तरह के ऐप्स हमने बैन कर दिए थे, तो ये लोग लेके चले गए थे। बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स तो हम बैन करते ही रहते हैं, बहुत सारा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बैन कर देते हैं हम, क्योंकि ये लोग एक्वायर करने के पोजीशन से इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के हमने कुछ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं या कुछ कंपनीज़ को बैन करके रखा है, तो ये मामला उठा लिया था। फिर उसके बाद इट वाज डन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जापान एंड ताइवान टेकिंग अप द नंबर ऑफ पैनल कंस्टिट्यूट टू एग्जामाइन द सेम टैरिफ रिलेटेड इशूज़ टू 3। मतलब जापान ने मुद्दा उठाया कि भैया इसको सॉल्व करो। फिर इन जून 2020 द यूरोपियन यूनियन हैड अ पैनल एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट ऑन द इंडिया ऑन द सेम इशू। इसी इशू के ऊपर यूरोपियन यूनियन जो है हल्ला मचा दिया कि भैया इनको रोको। द पैनल्स वुड डिटरमाइंड वेदर इंडियाज कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑन सर्टेन ICT प्रोडक्ट इन्फ्रिंज WTO's नॉर्म्स और नॉट। इन लोगों ने पैनल बना दिया कि भैया ये जो इंडिया वाले हैं ये अपने ICT को इस तरह से, दूसरे प्रोडक्ट्स को इस तरह से बैन कर दिया, इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी ज़्यादा लगा दी है, तो इनके ऊपर कोई इस तरह का एक जो है लगाम कसो, ये एक तरह का बना हुआ था। पैनल्स हैव बीन सेटअप टू डिसाइड 20% कस्टम ड्यूटी लेवर्ड बाय इंडिया ऑन मोबाइल फोन्स और सम, मतलब भारत ने 20% लगा दी थी और कुछ प्रोडक्ट पे 35% तक लगा रखी थी, तो ये मामला इन्होंने उठाया। फिर इंडिया का क्या स्टैंड है इसके ऊपर, इंडिया मैनेज टू ब्लॉक जापान फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर पैनल ऑन द ग्राउंड दैट कंप्लेंट अंडरमाइंड द इंडिया सोवरेनिटी। इंडिया का जापान के साथ अच्छा तो है ही रिश्ता, तो उन्हें जापान को रोका कि भैया रुको, अगर आप इस तरह का करोगे तो ये हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है, और हमारी तो फॉरेन पॉलिसी है ही कि हम लोग एक चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, टेरिटोरियल सोवरेनिटी या इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो हम जो है उससे कट्टी हो जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा
इसके अंदर मामला था। फिर उसके बाद इंडिया ऑल्सो रिजेक्टेड द यूरोपियन यूनियन सजेशन एग्रीइंग ऑन कंसोलिडेटेड पैनल कंबाइनिंग कंप्लेंट अगेंस्ट ऑल थ्री ऑफ देम सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन वाले इसको भी देखो, यूरोपियन यूनियन का तो अभी वर्ल्ड में कहीं ज़्यादा स्टेज पे कोई रोल रहा नहीं है, अभी आजकल सिर्फ यूएसए, इंडिया और यही लोग चल रहे हैं। इनका तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इनके ख़राब टाइम चालू हुआ है, अभी तक इनकी जो शनि की दशा है वो उतर नहीं पाई है। इनको इतना कोई वर्ल्ड लेवल पे सीरियस लेता नहीं है, ठीक है। इनकी क्रेडिबिलिटी जो है, जैसे लोग पाकिस्तान के लिए कहते हैं ना कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इतनी तेज़ी से गिर रही है जितना उनका फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं गिर रहा है, उतनी तेज़ी से इनकी क्रेडिबिलिटी गुजर रही है। फिर उसके बाद इंडिया आर्ग्यूड दैट ऑल 3 कंप्लेंट्स आर सीकिंग टू गेट अ कंट्री टू टेक एन कमिटमेंट अंडर आईसीटी। मतलब बेसिकली अगर आपको कोई एग्जामिन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो आपको बस ये 2 चीज़ों के बारे में बताना है कि अगर कोई पूछे कि WTO का क्या डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया को रिलेटेड लेके, तो आपको कहना है कि आईसीटी से रिलेटेड जो है हमने इंडिया में बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज़ लगा रखी हैं, उनके इंपोर्ट को बैन कर रखा है, तो इसलिए आईसीटी के ऊपर एक पैनल बैठा हुआ है। उसके अलावा हमारे कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर इंडिया एमएसपी देता है, तो इस चीज़ पे जिस पे इंडिया एमएसपी देता है उन चीज़ों पे भी इन लोगों को मतलब वो है, इशू है, तो इन्होंने चीज़ों को जो है हल्ला मचाया हुआ है। फिर उसके बाद इंडिया ट्रेड कंसर्न्स एंड WTO टेरिफ ऑन स्टील एल्यूमिनियम, यूएसएस गवर्नमेंट इम्पोज 10% टेरिफ ऑन एल्यूमिनियम, 25% टेरिफ अगेंस्ट स्टील अगेंस्ट द वेरियस ट्रेड पार्टनर, इंडिया वांट दैट इट शुड रिमूव्ड। मतलब अमेरिका वालों ने क्या किया है, 10% एल्यूमिनियम पे टैक्स लगा दिया है, 25% स्टील पे लगा दिया है, तो ऑटोमेटिकली भारत में उसका असर पड़ गया है, ये है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट सब्सिडी इशू है, मैंने आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी इशूज़ बता ही दिया कि क्या एक्सपोर्ट सब्सिडी इशू चल रहा है। फिर एग्रीकल्चर, द प्रेजेंट कोटा ऑफ सब्सिडीज बेस्ड ऑन द प्राइस लेवल 1986 to 88, प्रेजेंटली द मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स द सब्सिडीज टू द फार्मर, इंडिया फॉल्स अंडर द एम्बर बॉक्स, इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट इंडियाज फूड प्रोग्राम, ठीक है, एक इश्यूज ये चल रहा है, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी प्रोग्राम, इंडिया वांट्स दैट इट शुड बी एट द करंट प्राइस लेवल एंड द एम्बर बॉक्स कॉन्सेप्ट शुड बी डन अवे विद। मतलब हम ये नहीं चाहते ये जो एम्बर बॉक्स में डाल के आप हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो बैन करना चाह रहे हो, या हमारी ये सब्सिडी को डिस्प्यूट बॉडी में लिस्ट करवा के वहाँ पे डिस्कशन चाहते हो, इंडिया बिल्कुल इसको पसंद नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली पसंद भी क्यों करेगा, हाउ दो इज द पीस क्लॉज एग्री टू दैट बाली कॉन्फ्रेंस में इंडिया कैरी ऑन PDS प्रोग्राम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा प्रोग्राम नाउ, बट द डेवलप मेंबर स्टेट्स आर नॉट टेकिंग स्टेप्स फॉर द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इस तरह का कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ला पा रहे हैं कि भाई इस चीज़ों को कैसे रोका जाए, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों। फिर है स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द दोहा राउंड, द मेंबर स्टेट एग्रीड प्रोवाइड फेवरेबल ट्रीटमेंट टू डेवलपिंग नेशंस। मतलब दोहा राउंड में इन लोगों ने सोचा कि यार ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं बेचारे, या जो गरीब देश हैं या जो आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन लोगों को यार इस तरह से कुछ तो देना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग जो हैं बराबरी पे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। हाउ आर डेवलप्ड कंट्रीज आर डिनाइंग ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमी सच एज इंडिया चाइना अनवर्दी ऑफ दिस प्रोविजन। अच्छा, ये तो सवाल तो है ना, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। भैया कब तक डेवलपिंग रहोगे? 20 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूँ कि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो यूएस कह रहा है कि भैया चाइना और इंडिया को कब तक इस कैटेगरी में रखोगे, डेवलपिंग कंट्रीज बोल बोल के दुनिया का फ़ायदा उठा रहे हैं, अब इनको जो है डेवलप्ड नेशन में डालो। लेकिन डेवलप्ड में कैसे डालोगे? पोवर्टी यहाँ इतनी है, ठीक है, कितनी % पोवर्टी है बताओ इंडिया के अंदर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इंडिया के अंदर कितनी पोवर्टी है बताओ। और एक तुम्हारे लिए होमवर्क ये भी है कि इंडिया में पोवर्टी जो है, अभी तक पोवर्टी पे कितने कमीशन बैठे हैं और कौन कौन सा कमीशन बैठा है और कौन कौन से ईयर में बैठा है, ये बताओ। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लकड़वाला कमेटी हो गई, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी होगी, कौन कौन सी कमेटी है, कब कब बनी है, वो आप एक बार देख लेना। फिर इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, द इश्यूज ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग मेडिसिन हैव बीन रिजॉल्व्ड थ्रू ट्रिप्स। जो मेडिकल लाइसेंसेज से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सेटलमेंट सिस्टम है उसके तहत ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, हम लोग भी, जैसे ये लोग हमको अपनी फाइजर वगैरह नहीं दे रहे थे, फिर दुनिया वाले चाह रहे थे कि हमने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है उसका हम जो है लोगों को दे दे, पर हमने भी, आज इंडिया भी बहुत स्मार्ट है, आज इंडिया को भी लगता है कि हमारा अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है तो हम भी उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करके उसको जो है अपना बना लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड, ठीक है।
अब अच्छे से हम इसको देखेंगे कि क्या क्या इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं और फिर वे फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखते हैं हमारे चैलेंजेस कि WTO के अंदर बेसिकली चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखो WTO के अंदर बेसिकली चैलेंजेस अभी आजकल डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं कि जैसे यूएस की एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है कि आपने दूसरों के खिलाफ जो है या अपने कैसे प्रोडक्ट को आपने जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए, दूसरों के खिलाफ आपने ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, डबल टैरिफ्स लगा दिए हैं। तो ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत जो है $800 बिलियन ट्रेड अभी तक जो है वर्ल्ड की डिस्टॉर्ट हो चुकी है। और उसके अलावा जैसे इसका जो पूरा इंस्टीट्यूशन का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म जो है वो फ्रेगाइल हो चुका है। मतलब आप जो है ये WTO का जो मेन रीज़न था, जो बनाने का जो मेन रीज़न था WTO का, वो ये था कि कैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट है, क्योंकि गैट में डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं था, WTO के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट है। तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है अगर यही अब डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यही अगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो फिर इस WTO का कोई सेंस नहीं है बोलने का। तो कहने का मतलब है डिस्प्यूट सेटलमेंट केसेस कंटिन्यू टू बी फिल्ड इन द टाइम बीइंग लिटिगेटेड, सिविल डायलॉग ओवर द ट्रेड इश्यूज परसिस्ट। बहुत सारे जो केसेस हैं वो अभी भी पेंडिंग है, मतलब एक तरह से लिटिगेशंस बढ़ रही हैं और उनके खिलाफ जो है जजमेंट्स अभी नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, अभी WTO को कमज़ोर करने के लिए यूएस ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे ऐसे लॉज बना दिए कि भैया अब हम जजेस को अपॉइंट नहीं करेंगे, प्लस जो है यूएस ने जो फंडिंग देना बंद कर दी है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप फंडिंग नहीं दोगे तो वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, द ब्लॉकेज एंड डेडलॉक इन द एपिलेट बॉडी स्टेज ऑफ WTO सेटलमेंट सिस्टम ट्रिगर्ड द प्रेजेंट क्राइसिस। मतलब जो ब्लॉकेज हो गया है एपिलेट बॉडी में, सबसे बड़ा रीज़न ये है जिसने इस अभी प्रेजेंट सिचुएशन को ट्रिगर कर रखा है। फिर उसके बाद WTO लॉस्ट द क्रिटिकल बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड टू सपोर्ट कंसोलिडेटेड वाइड इकोनॉमीज, रिफॉर्म, काउंटर डैमेजिंग प्रोटेक्शनिज्म। कहने का मतलब WTO की जो एक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के बीच में एक ब्रिज जो है बनाने का जो काम करना था वो ये नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाइंडिंग काम, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का काम है या कैसे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कंसोलिडेट हो जाए, वो नहीं हो पा रही है। और जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है वो सबसे ज़्यादा डैमेज कर रही है। द ऑर्गेनाइजेशन एज इंस्टीट्यूशन फॉर लिटिगेशन बेस्ड डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑन अदर हैंड, फिर एक जो इंस्टीट्यूशन है जो लिटिगेशन के ऊपर काम करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, वो भी ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। जजेस वाला केस मैंने आपको बता ही दिया कैसे यूएस ब्लॉकेड कर रहा है, ये ऑलरेडी मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ कि यूएस ने कैसे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को Past over the 2 years, government have introduced the trade restrictions covering a substantial amount of international trade। मतलब आप ये सोचो कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि कैसे कंट्रीज के बीच में आपस में ट्रेड जो है वो फ्लरिश हो सके, और इधर तो उल्टा हो गया, दुनिया का $800 बिलियन ट्रेड ही डिस्टॉर्ट हो गया है यहाँ पे। तो विच इज़ वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग थिंग स्पेशली, और ख़ास करके इसका फंडिंग रोकना, मैं समझता हूँ कि ये एक सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं थी। फिर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट एंटरप्राइज इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज इंटरफेयरिंग विद द डिस्टॉर्टिंग ऑपरेट, जो फंक्शनिंग है स्टेट एंटरप्राइजेस का वो जो डिस्टॉर्शन हो रहा है उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो ये अदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं जिनसे WTO को ऊपर उठना है। ठीक है, फिर उसके बाद WTO हैज प्लेड अ वेरी लिमिटेड रोल इन हेल्पिंग एड्रेस द ग्लोबल इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेड सच एज फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंस। अच्छा, WTO अभी तक जो है इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पाया। किसके ऊपर? फूड सिक्योरिटी के ऊपर, कि कैसे फूड, जैसे अफ्रीकन नेशंस वगैरह में या साउथ ईस्ट एशियन नेशन बहुत गरीब कंट्री है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी का इशू है। क्लाइमेट चेंज पे ये लोग बात नहीं करते हैं। मतलब जो मेन एजेंडा था जिसका बनाने का, वो अभी जो है वो फुलफिल होता नज़र नहीं आ रहा है। तो कुछ आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है कि WTO लगातार एक वीक बॉडी होती जा रही है। तो इसको कैसे इसको कंटिन्यूअस रखना है कि ये एक जो है स्ट्रॉन्ग बॉडी बनी रहे, लोग इसकी रिस्पेक्ट करें। ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंस भी हो रहा है, किसी के साथ इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो गया है, कुछ लोग ऑलरेडी ट्रेड सरप्लस में और बढ़ते ही जा रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका कैसे जो है वो एडवांटेज है ओवर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, ये आपको देखना है। जो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, इनका क्या फ़ायदा है, इनको कैसे आपको साथ में लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखना होगा। फिर दोहा डेवलप राउंड फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग इंपॉर्टेंट ट्रेड बैरियर्स,
जो दोहा राउंड था उसने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था किस चीज के ऊपर, जो ट्रेड बैरियर्स हो रहे हैं किसके अंदर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, गुड सर्विसेज। आफ्टर ए डिकेड टॉक इट स्टिल रिमेन टू बी कंक्लूडेड। मतलब दोहा राउंड में जो बात हुई थी कि भैया ये बहुत सारा ट्रेड बैरियर्स हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर, इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर। तो इन चीजों को कैसे ठीक करना है ये भी देखना है। अभी तक इन चीजों के ऊपर फिर आगे काम नहीं हुआ। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आगे कैसे इसको काम करना है, या आंसर के अकॉर्डिंग वे फॉरवर्ड आगे क्या हो सकता है, ये आपको जो है वो अब देखना है। फिर वे फॉरवर्ड में हम देखेंगे ए वाइब्रेंट डब्ल्यूटीओ कैन नॉट अकोमोडेट कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ द मार्केट वर्सेस स्टेट। मतलब ये जो वाइब्रेंट डब्ल्यूटीओ है ये एक साथ कॉन्फ्लिक्टिंग बॉडीज को, स्टेट को और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ नहीं चला पाएगा। सो ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर विल हैव टू एक्सेप्ट द ऑपरेटिव अजम्पशन। मतलब जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं उनको मानना पड़ेगा ये जो सेट है, प्रोटोकॉल है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि वायलेट ना करें। जो ग्रीन बॉक्स है, एम्बर बॉक्स है, रेड बॉक्स है, इसकी जो है, या ब्लू बॉक्स है, इसकी जो है वो अवहेलना ना करें, इसको माने। तो जब तक डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स ही इनके द्वारा बनाए गए 164 स्टेट्स के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेगा तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट ए रूल बेस्ड ऑर्डर स्टीयर्ड बाय मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इन कंपटीशन। मतलब ये रूल बेस्ड अगर मार्केट इनको बनाना है तो इनको रूल्स एंड ये जो प्रोटोकॉल्स हैं मानना पड़ेगा। फिर लॉन्च द नेगोशिएशन टू एड्रेस द इंटरवेंड इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज, मार्केट एक्सेस वैल्यू। देखो सबसे ज़्यादा जो डब्ल्यूटीओ के अंदर इश्यूज निकल के आ रहे हैं पिछले 5-10 साल के अंदर, किसी भी कंट्रीज, वेदर इट इज़ चाइना, वेदर इट इज़ इंडिया, वेदर इट इज़ ब्राज़ील, है ना, वेदर इट इज़ इंडोनेशिया का पाम ऑयल, सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके आ रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सेव करके रखना चाहती है। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया 23 MSP क्रॉप्स को हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, तो हर आदमी चाहता है कि भाई अपनी एग्रीकल्चरल जो कम्युनिटी है या जो फार्मर्स हैं उनको सेव करें, क्योंकि ये ज़्यादा लिबरलाइजेशन हो जाएगा या ज़्यादा सब कुछ हो जाएगा तो फिर हमारी प्राइमरी सेक्टर वैसे 17% से नीचे चला गया है अभी, तो इसको रिवाइव, अगर ये तो 17 से अगर 15-14 पे चला गया तो फिर तो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। तो इन सब को एक आपस में बैठ के इस तरह की पॉलिसी को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि इधर डब्ल्यूटीओ की फंक्शनिंग भी कंटिन्यू होती रहे, केसेस पेंडिंग ना पड़े रहें, बार बार एग्रीकल्चर के केसेस जो हैं वो ब्लॉकेड ना बने डब्ल्यूटीओ के रास्ते में, और इन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी सर्व हो जाए। तो इस तरह का कोई सेटलमेंट इनको करना पड़ेगा। फिर एक क्रेडिबल ट्रेडिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम एक्सेप्टेड बाय, मतलब इस तरह का कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि सबको मंजूर हो। मतलब इस तरह का डिस्प्यूट सेटलमेंट आपको बनाना ही पड़ेगा जो हर चीज़, जैसे यूएस ने अगर मान लो कोई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी बना दी, अब यूएस है तो डब्ल्यूटीओ को भी आंखें दिखा देता है, बोल रहे भैया हमने ही सबसे ज़्यादा पैसा दिया, हम नहीं देंगे, जाओ हटाओ। चाइना आंखें दिखा देगा कभी भी, ठीक है, ब्रिटेन आंखें दिखा देगा। तो फिर होगा क्या, अगर ये बड़े बड़े कंट्रीज आंखें दिखा देंगे ऐसे, तो फिर ये जो छोटे छोटे कंट्रीज है ये कहाँ जाएंगे। तो इस कहने का ये मतलब है इन लोगों को सबको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स की, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टॉक शॉप्स बन के रह जाएंगी, उनका कोई लेना देना नहीं है फिर जो इसका मेन एजेंडा था या प्रिंसिपल था या जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस ग्रुप को बनाने के लिए, क्योंकि until unless you not follow the rules then there is no point to discuss its objectives and principles। फिर उसके बाद गेट WTO रूल्स इन नंबर ऑफ एरियाज आर आउटडेटेड। अच्छा, बहुत सारे इसके रूल्स ऐसे हैं जो IPR को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके, या ट्रिप्स में जो मामले आते हैं वो इस तरह के ऐसे हैं कि इन्होंने जो WTO ने अपने आप को रिफॉर्म ही नहीं किया अभी। तो मतलब अभी जो वर्ल्ड मार्केट चल रहा है या जिस हिसाब से तेज़ी से वर्ल्ड बढ़ रहा है उस हिसाब से इनको अपने आप के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, मार्केट में क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा। ICT वाला इशू जो आ रहा था उसके अंदर इंडिया ने यही कहा था कि भाई आप जो है इतना स्ट्रिक्ट आपने जो बना रखा है सिस्टम, जो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को ही फ़ायदा मिल रहा है, तो हम क्यों ना जो है वो ब्लॉकेड क्रिएट करें, या क्यों ना जो है जो हम बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 20%, 30%, 10% एक्स्ट्रा जो है टैरिफ ना लगाएं। इसलिए आपको जो है वो अब मार्केट इकोनॉमीज़ को देखते हुए, कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को देखते हुए रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे अपने सिस्टम में। फिर रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू रूल बेस्ड लिबरल मार्केट ऑर्डर विद डेवलप्ड डायमेंशन मस्ट बी फाउंडेशनल स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वही बात आ गई घुमा फिरा के कि रूल बेस्ड होना चाहिए,
देखो WTO आया था लिबरलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। अगर रूल बेस्ड नहीं रहेगा, लिबरलाइजेशन प्रमोट नहीं करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन था या जो फाउंडिंग पॉइंट है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट WTO। आपने देखा कि WTO का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे गैट्स को हटा के WTO बना, कौन कौन इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फिर इसमें WTO में और गैट में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे ट्रेड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स थे इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उधर गैट्स में नहीं है, फिर उसमें इंडिया के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, इंडिया का क्या वे फॉरवर्ड है, इंडिया में कौन कौन से कंसर्न्स हैं जो WTO में रेस करता रहता है, इंडिया के खिलाफ कौन कौन से कंसर्न्स हैं जो अदर कंट्रीज जो हैं वो रेस करते रहते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, कीप वॉचिंग परफेक्शन IAS और इसको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार दो बार, और फिर इसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो 1 या 1.5 पेज में आप अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट, WTO इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज इन एग्जाम। सी फ्रॉम 2011 टू 2023 अभी तक शायद 5 बार क्वेश्चन आ चुका है WTO को लेके। तो आने वाले अभी 2023 में भी मेंस में जो सितंबर में होने वाला है उसमें संभावना है। BPSC में भी 8-9 बार अभी तक WTO से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली हैं, और स्टेट सर्विसेज में भी WTO से, क्योंकि WTO एक ऐसा इशू है जहाँ पे ट्रेड एंड सर्विसेज की बात होती है। दुनिया की सारी इकोनॉमी ट्रेड, मतलब दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलती है, ट्रेड एंड सर्विसेज से। अब जो सबसे बड़ी बॉडी है ट्रेड एंड सर्विसेज की जो पूरी दुनिया को देखती है वो WTO है। तो ये तो इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए परफेक्शन IAS। थैंक यू सो मच।